हमारे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का जो छऊ कलाकार हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। शो में सिर्फ पुरुष लोग ही काम करते थे, फिर क्योंकि अलाव नहीं था। पहले मुझे लड़की बोलना पड़ा, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि नहीं, लड़के भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसमें इस चक्रव्यूह से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ आज तक। और मुझे ये मिशन है मेरा कि धरती पे मैं जब तक जिंदा रहूँगा, इस कला की भलाई के लिए अपने जीवन को लाइफ में बिताऊंगा। किसी भी फोक डांस की बात करते हैं तो अक्सर लोग बोलते हैं कि जितना पुराना रहे, जितनी ओरिजिनलिटी इसके अंदर रहे, वो उतना ही अच्छा रहेगा, उसको वैसे ही प्रिजर्व करना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग सर क्या है? नाट्य शास्त्र ये कहता है कि समय को मान को देखते हुए आप उस आर्ट की ओरिजिनिटी को रख के परिवर्तन ला सकते हैं। मैं हिंदू गर्व के साथ कहूँगा, अपनी आइडेंटिटी है, उसको तो छिपा नहीं सकता ना। अगर छिपा लूंगा तो मेरा अस्तित्व तो नहीं ही नहीं। ये तो सिद्ध है ना, सत्य है ना। सही है। तो उस सत्य को नकार कैसे सकते हैं आप लोग? आज समय की मांग है, अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी धरोहर को सही रखना है, सही तरीके से प्रिजर्व करना है, तो सही शिक्षा देना जरूरी है। दोस्तों, स्वागत है आपका वीर भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। अभी तक के एपिसोड्स जितने भी आपने देखे होंगे दोस्तों, उसमें हमने भरतनाट्यम, कथकली और ऐसे तमाम बहुत सारे फोक डांसेस, म्यूजिक्स और उनके आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स, कोरियोग्राफर्स, उन सभी लोगों से आपको मिलवाने की कोशिश करी। उनकी कहानियाँ, उनके स्टोरीज, फोक डांसेस के बारे में सारी चीज़ें समझने की हमने कोशिश करी। आज का भी एपिसोड बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ये एपिसोड इसलिए भी खास है क्योंकि हम एक नए डांस के बारे में बात करने वाले हैं। ये नया नहीं है, पर सुनने में शायद आपके लिए नया हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने छाऊ नृत्य को सेमी क्लासिकल फोक डांस के अंदर इंक्लूड किया है। तो उसी के एक महान गुरु हम कह सकते हैं, पागुलू सर हमारे साथ मौजूद हैं इस पॉडकास्ट में, जो कि उड़ीसा से आए हैं। उनसे हम बात करेंगे छाऊ नृत्य के बारे में, उन कलाओं के बारे में, सभी तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं द वीर भारत पॉडकास्ट। सर कैसे हैं आप? और पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। सर, छाऊ नृत्य की जब बात करते हैं तो बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि छाऊ नृत्य क्या है, ये क्लासिकल डांस फॉर्म में इंक्लूडेड है या फिर नहीं है। तो उसके बारे में सर आप प्लीज़ बताएं, और थोड़ा सा अपने बारे में सर प्लीज़, कि आप कब से छाऊ नृत्य में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद और नमस्कार कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में कुछ बोलने के लिए मौका दिया और बुलाया। और जो छऊ नृत्य के बारे में आपने पूछा, ये छऊ नृत्य सदियों पुरानी एक कला, नृत्य कला है जो पूर्वी भारत में मिलता है ज़्यादातर। अभी पूरे दुनिया में इसका प्रचार है और दुनिया के बहुत सारे कलाकार इसमें जुड़े हुए हैं छऊ के लेके। और ये भारत की 3 राज्य, पूर्वी भारत की जो 3 राज्य है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, और ये तीनों स्टेट में जो छऊ है इनकी नाम इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, और झारखंड का सरायकेला छऊ, और तीसरा उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। इन तीनों छऊ में एक अंतर है, विशेष अंतर है कि पुरुलिया और सरायकेला की जो छऊ होता है इसमें मुखौटा का यूज़ होता है, और उड़ीसा का जो छऊ नृत्य, मयूरभंज छऊ नृत्य है, उसमें मुखौटा का यूज़ नहीं है। लेकिन तीनों जो छऊ परंपरा है ये सदियों पुरानी है। इसकी कहानी 800 साल से भी ज़्यादा है, और ये यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की दर्जा उसको 2010 में मिल चुकी है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, एसएनएल दिल्ली की तरफ से, और छऊ केंद्र चंदन कियारी बोकारो झारखंड की तरफ से छऊ की प्रमोशन के लिए बहुत सारा काम लिया गया है, स्टेप उठाया गया है, ताकि छऊ जो तीनों प्रकार की छऊ वो आगे और भी ज़्यादा जा सके, इसकी और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, और उसकी और भी ज़्यादा कलाकार भविष्य में इसके तैयार हो सके। मैं जो हूँ, मेरा नाम है पागुलू जेना। मयूरभंज की एक बारीपदा जो सिटी है
वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म वहाँ से है, बारीपदा से। और मैं बचपन से ही, यानी जब मैं यूपी स्कूल में पढ़ता था तभी से इस कला के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले तो मैं डांसर था, डांसर के बाद गुरु बना, गुरु के बाद अभी एक्सपर्ट कमेटी का दर्जा मुझे मिला है भारत सरकार की तरफ से। भी इस कला क्षेत्र में, यानी छो के क्षेत्र में स्कॉलर भी हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्कृति विभाग की तरफ से मुझे 3 पुरस्कारें मिली हैं, जैसे नेशनल स्कॉलरशिप, सीनियर नेशनल स्कॉलरशिप, जूनियर फेलोशिप और सीनियर फेलोशिप रिसर्च के लिए। और मैंने सक्सेसफुली शो के कुछ विषय के ऊपर मैंने अपना शोध किया हुआ है। और साथ ही मैं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली से भी जुड़ा हुआ, और शो केंद्र चंदन केयर से भी जुड़ा हुआ है, भारत सरकार की संस्कृति विभाग से भी जुड़ा हुआ है। और मेरा ज़्यादातर काम है कि मैं हमारे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का जो छऊ कलाकार हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। जैसे कि हम नए बच्चों को तैयार करना, अच्छी अच्छी कोरियोग्राफी बनाना। और मैंने अपने जीवन में जब से मैं गुरु बना, इस क्षेत्र में 5, 6, 7 ऐसे कुछ 10 के आसपास नया कोरियोग्राफी खुद बनाया है, जो आज भारत की हर डांस फेस्टिवल में लोग उसी को ज़्यादा करते आए हैं। और उसमें से एक एग्जांपल मैं दे दूँ कि मैं वन पर्यावरण के ऊपर एक आइटम बनाया जिसका नाम है वनवासी। उसमें हमने ये छऊ नृत्य के माध्यम से लोगों को ये मैसेज दिया है कि किस प्रकार हम वन्य प्राणी की सुरक्षा कर सकते हैं। हाँ, अगर प्रकृति के साथ जुड़े हैं लोगों को समझाया जा सकता है कि हमको इनकी रक्षा करना है, उनको सुरक्षा देना है, उनको फ्री लाइफ जीने के लिए मौका देना है, तो शायद उस नृत्य के माध्यम से हम ये समझाने की छोटा सा प्रयास किया है, जो आज भारत की बहुत सारे जो फेस्टिवल होता है उसमें अगर ये प्रदर्शन होता है तो लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल सर। उसी प्रकार हम अभी यहाँ पे जो आए हैं, महाभारत फेस्टिवल जो हमारे भोपाल में भी मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग की तरफ से किया जा रहा है, तो उसमें हम महाभारत की जो 17th यानी 17वां दिन था, जिस दिन कर्ण का वध हुआ था, उसी कहानी के ऊपर, उसी कथा के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। कैसे एट द एंड में जब कर्ण का रथ का पहिया जो मिट्टी में फंस जाता है, तभी वो चाहते रथ का जो पहिया को उठाने की कोशिश करता है। उसी वक्त कृष्ण बताते हैं कि यही मौका है तेरा, इसके बाद एक बार इसने अगर अस्त्र धनुष पकड़ लिया तो मार नहीं पाएगा, तेरे पास यही मौका है, अभी तो उसको मार। और अर्जुन ने भगवान कृष्ण का आदेश मान के कर्ण का वध कर दिया था। यही है आज की हमारी प्रस्तुति की। बहुत बढ़िया सर। जैसे आपने बताया कि आज आप महाभारत फेस्टिवल में हैं, तो ऐसा फेस्टिवल सर आपने कहीं पे और देखा है जितना बड़े स्केल पे आज एमपी के अंदर ये फेस्टिवल हो रहा है? शायद मेरे ये जो कला जगत की जो जीवन है, हाँ, मैं पहली बार इतने अच्छी तरीके से हमारे जो आस्था विश्वास भगवान और हमारी जो ग्रंथ है उसी के ऊपर इतने बड़े फेस्टिवल पैमाने से हो रहा है। और हर एक जो बाकियाँ हैं महाभारत की, उसी के ऊपर अलग अलग कलाकार आ रही हैं और अपने ढंग से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने। ऐसा तो मैंने पहली बार मुझे देखने को मिला ही। कैसा लगा आपको? काफ़ी खुशी हुई देखकर? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीवन में मतलब जब आप बच्चे थे, जब आप ये छऊ नृत्य से जुड़े, या पहली बार उसकी झलक समझी, या फिर देखने की कोशिश करी, या फिर आपके मन में आया कि हाँ यार मुझे ये करना है, तो क्या वो एक कारण था जिसने छऊ नृत्य ने आपको अट्रैक्ट करा, आपके मन को अट्रैक्ट करा, कि वो पारिवारिक आपका वो है? मैं बाकी आपको बताना चाहूँगा मेरे लाइफ की इस लाइन में आने की। हाँ। मेरे जो मामा जी थे, हाँ, वो मेरे आद्य गुरु हैं दोनों क्षेत्र में, यानी शिक्षा में भी और दीक्षा में भी। तो मैंने उन्हीं को देखा था कि वो किस प्रकार डांस कर रहे थे। हमारे पहले क्या था कि शो में सिर्फ
ये पुरुष लोग ही काम करते थे, लड़कियों को अलाव नहीं था। और लड़के लड़कियां बनते थे उस जमाने में। जब हम बच्चे थे तो साथ में जाते थे मेरे मामा जी के साथ, जब वो डांस करने जाते थे फेस्टिवल में या तो प्रैक्टिस में, हम देखते थे कि लड़के कैसे लड़कियां बन रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ऐसे उनके साथ जाते 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 मुझे थोड़ा बहुत उसके साथ में जुड़ गया बचपन से। और जब मामा जी ने मुझे सिखाया इस डांस फॉर्म को, तो पहले मुझे लड़कियां बनना पड़ा मेरे लाइफ में। और ऐसी कहानी, किस उम्र की बात थी वो? ये शायद 7 या 8 साल की, 8 साल। मैं कह रहा हूँ। हाँ। तो पहले मुझे लड़की बनना पड़ा, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि नहीं, लड़के भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं इसमें। तो धीरे 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 ऐसे करते हैं, उनसे मैंने ट्रेनिंग लिया। और ट्रेनिंग लेते लेते मामा जी से, जिनका नाम है श्रीकांत दड़ा, जो मेरे आद्य गुरु हैं इस क्षेत्र में। और बाद में मैंने 1987 में डिस्ट्रिक्ट टीम को ज्वाइन किया। दक्षिण साई चौनोत्य मंदिर था और मेरा डिस्ट्रिक्ट टीम, जहाँ मैंने आया 1987 में, वहाँ से मुझे स्पेशली ट्रेनिंग लेने का मौका मिला मेरे गुरुजी श्रीकांत सेन जी के साथ। और मैंने शायद उनके साथ 6-7 साल उनसे ट्रेनिंग लिया। उसी के दौरान मुझे SNA न्यू दिल्ली का एक छऊ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ। उसका इस प्रकार ये था कि SNA प्रोजेक्ट टू सपोर्ट ऑफ मयूरभंज छऊ डांस। और मैं वो ऑडिशन पास करके उसमें घुस गया, मौका मिल गया मेरे को। तो ये 1993 में ऑडिशन हुआ, 94 में इसका रिजल्ट निकला। तभी मैं RD में था, न्यू दिल्ली में डांस करने आया था। वहाँ से पता चला, खबर मिला कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। और वहीं से मेरी लाइफ की जो गति ना, वो चेंज होगी। क्योंकि मेरे को ये एहसास था कि मैं पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई के बाद या तो डिफेंस में जाऊँ, कि मैं थोड़ा देश से ज़्यादा मुझे प्रेम है बचपन से। और मेरा ये लक्ष्य था कि मैं डिफेंस में जाऊँगा या तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँगा। लेकिन शायद भगवान को कुछ अलग मंजूर था और मैं इस लाइन में आ गया। पता नहीं कैसे आया, तो धीरे 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 इसमें जुड़ते 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 इतने इसके अंदर इतना घुस गया, इस चक्रव्यूह से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ आज तक। और मुझे ये मिशन है मेरा कि धरती पे मैं जब तक जिंदा रहूँगा, इस कला की भलाई के लिए अपने जीवन को उस तक यानी डेडिकेटेड लाइफ में बिताऊंगा। इस कला के लिए समर्पण भाव से पूरी जिंदगी बिता दूंगा। यही मेरा वर्तमान का मिशन है। बहुत बड़ी बात है सर, ये मतलब कहीं ना कहीं शोकेस करता है आपका प्रेम कला के प्रति। सर जैसे कि हम देखते हैं छाऊ के बारे में, तो छाऊ सर 3 प्रकार से मुख्यतः विभाजित है। वैसे और भी टाइप्स हैं छाऊ के, पर मैं जहाँ तक समझता हूँ और मुख्यतः जहाँ तक लोगों को पता है, छाऊ सरायकेला छाऊ हो गया, पुरुलिया छाऊ हो गया और मयूरभंज छाऊ हो गया, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है। सर ये 2 छाऊ के अंदर देखा जाता है कि मास्क का उपयोग होता है। मयूरभंज एक ऐसा स्पेशल छाऊ है जिसमें मास्क का उपयोग नहीं होता है। तो ये क्या कारण रहा कि सर छाऊ के टाइप्स हुए और वो 3 चीज़ों में मुख्यतः डिवाइड हुए, फिर मयूरभंज ने तय करा कि हम मास्क नहीं पहनेंगे और जो बाकी के 2 छाऊ हैं वो मास्क के ऊपर काम करते हैं। और कुछ आर्टिस्ट का यही भी मानना है, सरायकेला पुरुलिया के आर्टिस्ट से भी मेरी बात हुई, तो वो लोग कहते हैं कि छाऊ का मेन जो मतलब है वो मास्क से ही है, मुखौटे से ही है। तो फिर कैसे आप इसको देखते हैं? मेरे हिसाब से अगर छऊ की इतिहास को हम देखेंगे ना, हाँ, तो इसकी 800 साल पुराना कहानी है। हाँ, उस टाइम को अगर थोड़ा सा आप चले जाएंगे, सोचेंगे उसके बारे में, उस जमाने में जो लड़ाई होता था ना शत्रुओं के साथ, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से, और ज़्यादातर अगर मान लीजिए आपके पास कम सैनिक है और शत्रु के पास बहुत ज़्यादा सैनिक है, तो सामने की जो आम लड़ाई होता है उसमें आप जीत नहीं सकते हो। हाँ, इसीलिए एक वारफेयर होता है, गरीला वारफेयर, यानी अपने आप को, आपकी ओरिजिनिटी को हाइड करते हुए आप शत्रु को छिप के वार करो। सही। ये जो गरीला वार, वहाँ से मार्क्स का जो बात है, क्योंकि पहले मार्क्स तो बाद में आया होगा, पहले कुछ मेकअप आया होगा अपने आप को हाइड करने का। जो परंपरा, आप अगर पुरुलिया छऊ में अगर जाएंगे इतिहास में, तो देखेंगे उनकी भी पहले मार्क्स नहीं था। उनका क्या था, अपने आप एक कैरेक्टर के हिसाब से अपने आप को मेकअप कर लेते थे, कुछ लगा लेते थे फेस में, शरीर में। जैसे मान लीजिए आज भी हम देखते हैं कि हमारे सैनिक अगर गरीला वार करते हैं किसी के विरुद्ध, शत्रु के विरुद्ध, तो अपने आप को कोई पेड़ जैसा बना लेता है, कोई मिट्टी के जैसा बना लेता है, कोई घास का जैसा बना लेता है,
ताकि शत्रु को पता ना चले कि ये कोरियर है और चिप के बाहर करते हैं, अचानक बाहर करते हैं। तो यही वार ज्यादातर उस जमाने में होता था, जो इतिहास में हमको ये पता भी चलता है। सही। तो मान लीजिए कि अरे छऊ मार्क्स से जुड़ा हुआ है, जरूरी है, वो बात सही है, लेकिन मार्क्स के लिए जो मैंने आपको बताया कि मार्क्स कैसे आया होगा, क्योंकि छऊ जो होता है ना सरायकला में, वो राज की परंपरा से यानी राजा लोग करते थे, खुद डांस करते थे, और एक राजा आम पब्लिक के सामने, प्रजा के सामने खुलेआम तो आ नहीं सकता। मुझे लगता है, मुझे लगता है ये मेरा अपना आप में तो अपने आप को हाइड करके वो डांस करते थे, मास्क लगाते हुए। तो पुरुलिया में क्या हुआ है कि पुरुलिया में पहले मेकअप था, मेकअप वो धीरे धीरे वो चेंज करके वो अपना मास्क बनाया। जैसे आज पुरुलिया में एक फैमिली है, चारीदा बोल के एक बागमनी ब्लॉक में एक विलेज है, उसमें स्पेशली पुरुलिया छऊ का मास्क बनाया जाता है। पूरे गांव वाले बनाते हैं, एक मार्केट है उसमें, पूरा गांव, तो सारे लोग उसमें ये मास्क बनाने में जुड़े होते हैं। जैसे अब सरायकला में महापात्र फैमिली और पुरुलिया में सूत्रधर फैमिली है ना, तो पुरुलिया में बाद में मास्क जुड़ा, सरायकला में शुरू से ही है। मयूरभंज में पहले था, थोड़ा बहुत था, राजाओं के जमाने में, लेकिन बाद में शायद राजाओं ने सोचा कि वो भी मार्क्स है, ये भी मार्क्स है, और मैं मार्क्स हो जाऊंगा तो एक ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक अपनापन, एक वो सेंटीमेंट होता था राजाओं के बीच में, सही, अपने आप को अलग दिखाने का। तो शायद मयूरभंज के राजा सोचा है कि मैं इस चीज को अपने हिसाब से बना के अपना बनाऊंगा, वो अपना बनाए, वो अपना बनाए। तो मयूरभंज में मार्क्स को जब वहाँ के महाराजा थे, महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव, वो टाइम था शायद कुछ 1872 और 1912 के बीच की बात है। तो उनकी जो शासन था उस समय मयूरभंज छऊ से मार्क्स को पूरी तरीके से हटाया गया। और मयूरभंज छऊ की जो डांस कोरियोग्राफी थी उसमें कोई थीम नहीं था, उन्हीं के टाइम से शुरू हुआ थीम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करने का। जैसे कि मैंने अगर बताऊं कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है, महाभारत, रामायण, गीता, भगवत गीता और शिव पुराण और कृष्ण भगवान की रास लीला, ऐसे बहुत सारे कथाएं इसमें जुड़ा गया, स्टोरी बेस्ड डांस बनाया गया, कोरियोग्राफी किया गया, सही है ना। तो वहां से मार्क्स को हटाया गया। रीजन ये था अपनी, क्योंकि ये स्टेट का आर्ट फॉर्म था, किसी का व्यक्तिगत तो नहीं था जो राजाओं ने बनाया। जैसे मान लीजिए सरायकला छऊ, हम ये भी कह सकते हैं कि राज फैमिली का छऊ, कह सकते हैं मेरा छऊ नहीं, सरायकला छऊ मतलब पूरे स्टेट की ये प्रेस्टीज की बात है, सही, सम्मान की बात था, सही। तो पुरुलिया छऊ बन गया, सरायकला छऊ था। मयूरभंज छऊ का इसलिए अलग बना राजाओं के द्वारा विदाउट मार्क्स कि एक अपनी अलग पहचान रखना है, दूसरा है कि फ्री फेशियल, अपने शरीर का अंग भंगी का और फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से चरित्र को बयान करना, ये अलग पहचान हो जाता है। तो शायद सोचे होंगे, तो इसीलिए उसको तुरंत बनाया गया। सर और थोड़ा मैं बोला क्योंकि इसमें रॉयल फैमिली का योगदान 100% है, मयूरभंज में हो, सरायकला में हो या पुरुलिया में। तो मयूरभंज में 4 महाराजा हमारे थे, महाराजा कृष्णचंद्र भंजदेव, महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव, महाराजा पूर्णचंद्र भंजदेव एंड उसके बाद महाराजा प्रताप चंद्र भंजदेव। यानी मिड 19th सेंचुरी से लेके 1949 तक इस भंजदेव डायनेस्टी ने, रॉयल फैमिली ने मयूरभंज छऊ का पूरा विकास किया। जो आज हम देख रहे हैं वो उन्हीं का दान है। तो श्रेय तो उनको जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो लोग आज कर रहे हैं उनको भी श्रेय जाता है कि इन्होंने कष्ट करके, कोई भी हो, कलाकार हो, गुरु हो, वाद्यकार हो, और इसको देख रेख में काम में जो लोग जुड़े हुए हैं, सभी को ये श्रेय जाता है कि इन्होंने इतनी एंशिएंट आर्ट फॉर्म को आज भी कष्ट करते हुए जीवित रखा हुआ है। तो श्रेय सबको जाता है, किसी व्यक्तिगत को नहीं जाता। तो मेरा कहना है कि मैं आपके माध्यम से सभी को धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों ने अपने आर्ट फॉर्म की, अपनी संस्कृति को और अपनी जो आस्था है, विश्वास है, भाव है,
और जो जरूरत है हम्म। कला के लिए, इसके लिए काम कर रहे हैं। सर एक बहुत विशेष बात मुझे समझ में आई है, और जब तक जहाँ तक मैं छाऊ नृत्य के बारे में समझ पाया हूँ, जान रहा हूँ, कि जैसे हम भरतनाट्यम की बात करें जी या हम कथकली की बात करें, तो वो टेम्पल से निकल के आए, फिर वो डांस फॉर्म में आए, आर्ट बना। पर छाऊ नृत्य की विशेषता सर एक ये भी है कि वो वॉरफेयर मार्शल आर्ट्स वहाँ से आए। खैर मार्शल आर्ट्स भरतनाट्यम और कथकली में भी है, पर छाऊ नृत्य जैसा आपने बताया कि वो पहले जो वॉरफेयर होते थे उसके वहाँ से फिर निकला, उसे प्रिजर्व करने के लिए फिर ये नृत्य में चेंज हुआ, जिसमें डांस ही नहीं, इमोशंस, फीलिंग्स और मार्शल आर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है, जी फिर जाके वो छाऊ नृत्य होता है। सर इसके बाद जैसे कि आपने जब मुझे बताया कि आप डिफेंस में भी पहले जाने का सोच रहे थे, पर लाइफ ने आपको यहाँ पर चुना, तो सर ईश्वर ने डाला है। हाँ, तो जैसे आपने बताया छाऊ नृत्य में जब हम देखते हैं महाभारत की कहानियाँ, रामायण की कहानियाँ, जो हमारे वैदिक पुराण हैं उनकी कहानियाँ लोगों को दर्शाते हैं, आप उनको जीवंत करके लोगों को बताते हैं कि समझ पाए लोग उस चीज़ को। क्या कभी आपने सोचा है कि जो हिस्ट्री में जितनी भी कहानियाँ हुई, जैसे अंग्रेज़ों को लेकर जो कहानियाँ हुई, जलियांवाला बाग कांड हुआ, तो क्या छाऊ नृत्य के माध्यम से उन कहानियों को भी दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि नहीं, उनमें नहीं? मैं थोड़ा विस्तार में बताना चाहूँगा इस पे जो है। हाँ। युद्ध कला से जन्म हुआ ये कला छऊ, हाँ। बाद में हमारे जितने प्रकार की विषय है हाँ। मानव जीवन में, हम्म। जितने प्रकार के ग्रंथ है, जितने प्रकार की आचार व्यवहार चर्चा है सामाजिक जीवन में, पशु पक्षियों की, जलचर प्राणी की, सारे जो जितने भी हैं, मतलब जलचर हैं, स्थलचर हैं, मानव है, पशु है, पक्षी है, आपकी नेचर है ना, कल्पना है, रियलिटी है, हिस्ट्री है, छू में सब कुछ है। हाँ, जैसे आपने पूछा एग्जाम्पल मैं बता दूं, अगर झांसी की रानी जब लक्ष्मीबाई जब छोटे थे, हाँ। उनका नाम था मणिकर्णिका। तो इतिहास में जाएंगे तो मणिकर्णिका के ऊपर भी डांस बना है, जो उसने उस समय अपने दोस्तों को लेके एक नारी सना बनाई थी, है ना। जिसका एग्जाम्पल आप INA में जाइए, INA में उन्हीं के नाम पे मोना थाना एक रेजिमेंट, झांसी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। तो ये सारा चीजें तीनों चू में ऐतिहासिक कथाओं के ऊपर भी काम हो रहा है, इमेजिनेशन स्टोरी बनाते हुए भी काम हो रहा है। माइथोलॉजी में रामायण आता है, महाभारत आता है, शिव पुराण आता है, कृष्ण भगवान की रासलीला आती है, और बहुत सारे पुराणों की कथाएं हैं, है ना। साथ ही हमारी जो आदिवासी भाई बहन होते हैं समाज में, उनकी जो सांस्कृतिक जीवन है ना, आस्था की जीवन है, विश्वास की जीवन है, पूजा पाठ की जीवन है, इसके ऊपर भी छऊ नृत्य है। जैसे मान लीजिए जो फार्मर्स होते हैं, क्या करता है, कल्टीवेशन, खेती बाड़ी करते हैं ना, उनके ऊपर भी है, यानी सामाजिक जीवन में भी है, नेचर के ऊपर भी है, माइथोलॉजी के ऊपर भी है, युद्ध कला के ऊपर भी है ना, और साथ में पशु पक्षी का जो जीवन चर्चा होता है, वन में, आकाश में, जल में, ये सारे चीज का ही कोरियोग्राफी छऊ में है। जब हम इसकी बात करते हैं छाऊ की, तो या फिर हम किसी भी फोक डांस की बात करते हैं, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि जितना पुराना रहे, जितनी ओरिजिनलिटी इसके अंदर रहे, वो उतना ही अच्छा रहेगा, उसको वैसे ही प्रिजर्व करना चाहिए। आज जब आप मयूरभान छाऊ के गुरु हैं और स्कॉलर भी हैं, तो आपके अकॉर्डिंग सर क्या है, इसमें मॉडर्निटी आनी चाहिए क्या, समय के हिसाब से चेंजेस आने चाहिए? जैसे मास्क भी मयूरभान छाऊ में पहले था, आपने बताया, फिर बाद में हटा दिया गया, तो क्या और समय के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस होने चाहिए कि जो गुरुओं ने सेट ऑफ प्रिंसिपल रूल सेट करे हुए हैं, क्या वो गुरु तैयार है उस चीज़ को मानने के लिए कि हाँ आगे जा के समय के हिसाब से कुछ सेट ऑफ रूल्स कॉस्ट्यूम में, कलर में, मास्क में, या फिर जो भी चीज़ यूज होती हैं उसमें चेंजेस कर देना चाहिए? हाँ, अपने एक बात बताऊं, नाट्य शास्त्र ये कहता है कि समय को मान कर देखते हुए आप उस आर्ट की ओरिजिनिटी को रख के परिवर्तन ला सकते हैं, ये मान्य है, नाट्य शास्त्र कहता है ना। मगर छऊ की जो ओरिजिनिटी है इसकी क्या है, छऊ की ओरिजिनिटी है इसकी करिकुलम। करिकुलम है ना, जो पहले
बच्चों को सिखाया जाता है। उस चीज़ को आज भी जीवित रखना है, आने वाले काल के लिए भी जीवित रखना है। बाकी आप कोरियोग्राफी में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसी चीज़ को लेकर, यानी आप मान लीजिए जो मैं ओ आ को खो, यानी जो भी हम सीखते हैं बचपन में पढ़ाई के दौरान, उसी को लेते हुए हम शब्द रूप बनाते हैं। शब्द रूप के बाद हम वाक्य बनाते हैं। वाक्य बनाने के बाद हम प्रबंध बनाते हैं। लेकिन कहाँ से निकलता है? वही अक्षर से निकलता है। तो इसकी जो करिकुलम है, ये ट्रेडिशनल करिकुलम है जो हमारे पूर्वजों ने हमको दे के गए, उसमें छेड़छाड़ की रजामंदी में नहीं दे सकता। उसको जीवित रखना है। बाकी उसी चीज़ को लेते हुए, क्योंकि हर एक डांस फॉर्म की अलग अलग अपनी ओरिजिनिटी है। कभी ऐसा हुआ सर कि आपका कोई शिष्य आया हो, आपने उसको सिखा रहे हो, यंगस्टर है मान लीजिए, तो वो कुछ चेंजेस आपके सामने लेके आया हो, आपको देखने में अच्छा लगा हो, पर आपने उसको रोक दिया हो वहाँ कि ये मत करना क्योंकि ये सेट ऑफ रूल से खिलाफ है? मैं तो इसका घोर विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि देखो, पहले आपकी पहचान क्या है। मैं भारतीय हूँ। हाँ। अगर दुनिया में कहीं भी जाऊँ, मैं कभी नहीं बोल सकते मैं बारिपदा उड़ीसा मयूरभंज से आया हूँ। मैं पहले बोलूँगा आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूँ। सही है ना? हाँ। कोई मेरा धर्म के बारे में पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम एन हिंदू। है ना? मैं हिंदू गर्व के साथ कहूँगा। तो मैं अपने जो अपनी आइडेंटिटी है उसको तो छिपा नहीं सकता ना। अगर छिपा लूँगा तो मेरा अस्तित्व नहीं नहीं नहीं, सही बात है ना? हाँ। तो इसी बात का हर चीज पे लगता है ना भाई। सही। आपकी आइडेंटिटी के हिसाब से आपको समाज ग्रहण करता है ना? हाँ। आपके आइडेंटिटी के बिना कोई भी समाज आपको ग्रहण नहीं करेगा। नहीं, सही। ये तो सिद्ध है ना, सत्य है ना। सही बात। तो उस सत्य को नकार कैसे सकते हैं आप लोग? नहीं करते सकते। तो हमारी पहचान अगर इंडियन है, भारतीय है, हमारी धर्म की परिचय है कि हम हिंदू हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है, तो हम अपने आस्था को चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। अपने विश्वास को चेंज नहीं कर सकते ना। अपनी संस्कृति को बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते ना। सही। पर मान लीजिए हमारे संस्कृति में खान पान और पहना ये तो अलग था ना। धोती पहनते थे, यहाँ पे कपड़े की चादर डालते थे, है ना? ना गेजी था, ना सूट था, बिल्कुल, ना और कुछ था। सही बात था ना? हाँ। नहीं था ना। लेकिन समय की मांग जब आई, आज हम सूट भी पहन रहे, हाँ। कोई धोती भी पहन रहे, सही, गामछा भी पहन रहे और चादर भी डाल रहे, करे ना। जरूरत के हिसाब से हमको अपने आप को अपने वस्त्र में बाहर से परिवर्तन करना पड़ा है। लेकिन शरीर तो वही है ना, उसको तो चेंज नहीं कर सकता। मेरा शरीर किसी दूसरे का शरीर तो हो नहीं सकता। इसलिए मेरा परिचय जो है, मेरा आइडेंटिटी जो मेरा ओरिजिनिटी है, अपने संस्कृति के हिसाब से, अपने आस्था के हिसाब से, उसको तो मैं बदल नहीं सकता। इसलिए चौका तो एक अपना अस्तित्व है ना, हाँ, उसको जीवित रखना जरूरी तो है ना। क्योंकि आज अगर वर्तमान पीढ़ी को हम गलत सिखाएंगे, गलत बयान करेंगे, जैसे हमारे इतिहास को किसी ने बिगाड़ दिया, पूरी हमारी समाज उलट पलट हो गई ना, हमारी विरासत उलट पलट हो गई ना। ऐसे भी समय ये ना आए कि आज अगर हम सही ज्ञान नहीं दिया अपने बच्चों को, प्रेजेंट जनरेशन को, कल जाके हमारा संस्कृति का ये जो नृत्य कला संस्कृति है, हमारी जो भी जितनी भी विरासत है ना, पूरे ये उलट जाएगा। तब हम बोलेंगे हमारा अपना, लोग बोलेंगे कि आपका अपना आइडेंटिटी कुछ नहीं है, आप क्या बताएंगे हमें? सही बात है। ये भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय जो भी हमारे ग्रंथ है, इसकी सही होना चाहिए। आप मान लीजिए भगवान कृष्ण, उनका क्या था, वो ये बताते हैं कि मैं जब छोटा था तो सबको प्यार करता था। अब जरूरत पड़ी ना किसी को मारने की, दुनिया में धर्म की सुरक्षा के लिए, मैं अस्त्र भी उठा लेता था। वो बचपन से लेके मृत्यु तक वही करते आए। जरूरत के हिसाब से काम किया, जरूरत के हिसाब से जब समझ आया और उनको समझाया कि ये कर, क्योंकि ये समय की मांग थी। उसी हिसाब से आज समय की मांग है, अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी धरोहर को सही रखना है, सही तरीके से प्रिजर्व करना है, तो सही शिक्षा देना जरूरी है। सर अगर हम छाऊ नृत्य की बात करें तो पुरुलिया छाऊ, मयूरभंज छाऊ या फिर सरायकेला छाऊ को, मयूरभंज छाऊ अपनी एक अलग विशेषता रखता है कि वो
विदाउट मास्क किया जाता है। इसके अलावा और भी कोई डिफरेंसेस है कॉस्ट्यूम में या फिर एक्ट्स में? और भी कोई डिफरेंस होता है या फिर सिर्फ एक ही डिफरेंस है मास्क का? बाकी नहीं, बहुत भी है, बहुत सारे। कुछ अगर उसमें आप बता पाएँ। अगर ये मान लीजिए कि सरायकला वालों की जो वेशभूषा है वो अलग तरीके से होता है, बिल्कुल अलग तरीके से, है ना। पुरुलिया की जो होते हैं वो अपना हिसाब से वेशभूषा करता है। मास्क भी उनका बहुत बड़ा रहता है। हाँ, हाँ तो अपने हिसाब से वेशभूषा करते हैं। जो कॉस्ट्यूम होता है, ड्रेस कॉस्ट्यूम, हाँ इनका तो मेकअप नहीं होता। हाँ इनका पुरुलिया वालों का हाँ फेस कवर होता है। हाँ। सरायकला वालों का भी मेकअप फेस में नहीं होता, नहीं होता। लेकिन हाथ में होता है। हाँ हलता है, हाँ। बहुत कुछ लगाता है, हाँ होता है, होता है। समथिंग होता है। सही। लेकिन उनका क्या है कि उनका कॉस्ट्यूम अलग डिजाइन का होता है। किसका? सरायकला का। और यहाँ से फेस के हिसाब से अपनी जो कैरेक्टर वो निभाते हैं, उसी के हिसाब से मास्क को पहनते हैं। उसमें कोई बाहर का ज़्यादा काम नहीं होता, छोटा सा ऊपर होता है कैरेक्टर के हिसाब से, है ना। पर पुरुलिया क्या है ना, पुरुलिया का बहुत सारा जोरी काम होता है। इतना बड़ा बड़ा पूरा फेस यहाँ पे रहता है और यहाँ से लेके यहाँ पे कवर रहता है पूरा, इतना साइज का। तो वो अपना अलग बना लिया, ढंग हो गया, इनका हो गया। हाँ बट भैरवगंज में ये कि अपनी उसकी वेशभूषा अलग है, हाँ। है ना। कॉस्ट्यूम जो होता है वो अलग होता है, उसका फेशियल मेकअप कैरेक्टर के हिसाब से होता है। नॉर्मली एक जैसा नहीं होता है, अपना होता अलग अलग। कृष्णा बनाए तो कृष्णा का पूरा मेकअप होगा, अर्जुन बनाए तो अर्जुन का पूरा मेकअप होगा, है ना। और उसमें कैरेक्टर की जो डिमांड होता है कॉस्ट्यूम का, उसी हिसाब से उसका पहनवा होता है। अपने हिसाब से कोई पहन नहीं। लेकिन हम भाई समय के बाद से कुछ स्थान पे इसकी भी मतलब क्या कहते हैं, परिवर्तन आया है। लोग अपने हिसाब से एक कॉस्ट्यूम में बहुत सारा डांस कर रहे हैं शो में, बेशक सर। शो में नहीं, लेकिन शो की ओरिजिनिटी है कि इसकी यही ये है कि आप अगर शो करते हैं तो अगर महादेव बनेंगे यानी शिव भगवान शिव बनेंगे तो शिव जी का पूरा मेकअप करना पड़ेगा, कॉस्ट्यूम करना पड़ेगा। कृष्ण जी बनेंगे तो पूरा कृष्णा बनना पड़ेगा। हाँ ताकि लोगों को इजी पता चले कि ये भगवान कृष्ण है, हाँ ये भगवान शिव है, हाँ ये ब्रह्मा जी है, हाँ भगवान ब्रह्मा है, ये माता सरस्वती है। हाँ। यानी कैरेक्टर के हिसाब से ही पूरी कॉस्ट्यूम तैयार करना पड़ता है। सर एक अच्छा एक एक्सपर्ट छाव नृतक बनने के लिए कितने लंबे समय की तपस्या करनी होती है व्यक्ति? देखिए इसकी जो परंपराएं थी, हाँ हाँ ये बहुत कठिन था क्योंकि ये मार्शल आर्ट वाला चीज़ था। और मार्शल आर्ट सीखने के लिए बहुत मेहनत करवाया जाता था सही। उस जमाने में। हाँ और धीरे 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 जो ये लोगों की मनोरंजन के लिए आ गया, हाँ। फैशन बन गया एक प्रकार की। जो 6 साल परिश्रम करके इसमें तैयार होता था, अभी कोई बोलता है कि मैं 6 महीने हो गया, कोई बोलता है 1 साल में हो गया, कोई बोलता है 1 महीने में हो गया। ये मतलब हर चीज़ को आसान बना रहे हैं। हाँ सही। जैसे मान लीजिए पहले क्या दूरदर्शन देखने के लिए भीड़ लगता था, हाँ आज हर एक के हाथ में मोबाइल है, दूरदर्शन देखने की जरूरत ही नहीं, नहीं सही। खोल दो देख लो। हाँ इजी हो गया ना, चीज यही है। सही। वो भी स्क्रीन में देखते हैं, इसमें भी स्क्रीन में देखते हैं, हाँ जस्ट लाइक दिस, इसी प्रकार। क्योंकि छो सीखना इतना आसान नहीं है, चाहे पुरुलिया हो, सरायकला हो, मयूरभंज हो। हर चीज़ अगर बारीकी से आपको सीखना है, इसके ऊपर आपको एक्सपर्ट बनना है, उस्ताद बनना है, तो कम से कम 6 से 10 साल मेहनत करना जरूरी है। ठीक है सर। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा, जैसे कि वुमेन्स को लेके सर, फीमेल जो नर्तक हैं, फीमेल डांसर्स जो हैं, उनको लेके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चलता है कि फीमेल डांसर्स का छाव में कितना प्रेजेंस है? क्योंकि छाव सर माना जाता है कि अधिकतम मतलब मेल डांसर्स उसमें रहते हैं, तो फीमेल डांसर्स का आपको क्या लगता है, क्या स्कोप इसके अंदर हो सकता है, फिर है? हाँ, इसके बारे में मैं खोल के बताना चाहूँगा। हाँ जिस जमाने में छू का शुरू हुआ राजकीय परंपरा में, उस जमाने सामाजिक हमारे हिंदू समाज की व्यवस्था के अंदर बहुत सारा सामाजिक बाधाएं थी नारी जाति के लिए, थी ना। घूंघट से बाहर नहीं निकलते थे, बेश। बाहर जाके काम नहीं करने का मौका नहीं था, पढ़ाई करने का मौका नहीं था, बहुत सारा था, रेस्ट्रिक्शन था समाज में। और समाज में हमारे पहले क्या था कि पुरुष प्रधान समाज था ना, इसमें तो कोई ना नहीं कर नहीं सर। तो पुरुष प्रधान समाज में नारियों को इतनी स्वाधीनता दी नहीं जाती थी। हाँ और कुछ मतलब ये 21th हाँ जो चल रहा है, सेंचुरी चल रहा है, हाँ 20वीं सेंचुरी या 21st सेंचुरी, हाँ। उसी के बीच में समाज का कुछ लोगों के
चिंताओं में, लोगों की भावनाओं में चेंज हुआ है। लोग खुल के इनकी समर्थन करने की हम जितना सही है वो भी इतना सही है। अगर मुझे 50% मौका मिलता है तो इनको ही मिलना अधिकार है। अभी समाज में देखिए पुरुष प्रधान से थोड़ा नारी प्रधान की ओर चली गई और नारियों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, देना भी चाहिए। क्योंकि अगर देखें समाज की जो मेरुदंड है ना वो नारी है, पुरुष नहीं है। ये जुगों से आप देख लीजिए, आज की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर पुरान युग की तरफ जाएंगे, एंशिएंट टाइम में जाएंगे तो नारी ही स्तंभ है परिवार की, समाज की। वो माँ है, जननी है, वो पहला करती है। वो अगर दुनिया में आगे नहीं रहेगी तो समाज आगे नहीं जाएगा। बेशक यही है सब। सही है। हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में नारी को माँ की दर्जा दिया गया है। कोई बात छो में भी है कि पता नहीं, आपको मैं खुल के बता रहा हूँ कि राजाओं ने जब शुरू किया ना इसको, उन्होंने भी नारियों का सम्मान किया है, माँ का सम्मान किया है। क्योंकि छो की जो करिकुलम है ना पहले, वो माँ की काम से ही आया है। जो हमारे उत्कलीय परंपरा में कुड़िया घर की जो नारी होती थी ना, जो रात भर सोने के बाद सुबह बिस्तर से जगती थी ना, अर्ली मॉर्निंग, जो हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, हमारे घर की परंपरा थी। हमारे परंपरा में थी नारी ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, अपना नित्य कर्म खत्म होते सूर्य उदय होने से पहले वो स्नान करके सूर्य भगवान को प्रार्थना करती है, तुलसी में पानी देती है, तब जाके वो अपना काम शुरू करती थी। यही परंपरा था, आज भी है समाज में, लेकिन समय के हिसाब से उसमें भी थोड़ा रुकावट आया है। लेकिन यही था परंपरा, यही नियम था। तो राजाओं ने नारी जातियों की जो सुबह से लेकर शाम तक का जो पूरी जो ड्यूटी था घर में, हर परिवार में, उसी चीज को इसकी कार्यक्रम में पहला स्थान दिया है। सर उन्होंने सम्मान दिया है उसका। हाँ। इसका एग्जाम्पल मैं दे दूं, जब वो पहले तो पक्का घर नहीं था, कंक्रीट का घर नहीं था ना, मिट्टी का घर था। मिट्टी का घर को साफ करने के लिए किसका यूज करते, गोबर का, गोबर करना। वो गब्बर उठाने से लेके शाम छुट्टी देने तक, जब डेकोरिंग करते हैं ना अपने चौराहे पे, हाँ रंगोली हो गया, हाँ, उसी तक जो माँ करती थी, जो नारी जाति हमारे करते हैं, उसी चीज को इसकी छो की करिकुलम में पहले स्थान दिया गया है ना। और समय के हिसाब से अगर आज देखेंगे, पुरुषों से ज्यादा नारियां इसमें भाग ले रहे हैं और नारियां ज्यादा इंटरेस्ट लेके इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं। खास करके हमारे देश के अंदर ने, देश के बाहर भी बहुत सारे जो लेडीज हैं, छो सीखे हैं, आर्टिस्ट हैं, लेडी आर्टिस्ट छो सीखे हैं। मैं एक दो का नाम लेना चाहूँगा। एक अमेरिकन लेडी है, मैंने अभी गुरु जी हैं, सोरेन लैन, वो दिल्ली में भारतीय कला केंद्र जो है उसमें हमारे गुरु जी थे कृष्ण चंद्र नायक जी, उनसे छो सीखा है। उस जमाने में 1980 के आसपास की बात में कर रहा हूँ, तो मैं छोटा था। लेकिन जब मैंने इसमें रिसर्च किया तो मुझे पता चला ये जो विदेश की लड़कियां हैं, इन्होंने छो सीखा है, इन ऐसे गुरु से, है ना। तो आज ये लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं और लड़कियां बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही हैं, वो काम भी कर रहे हैं। सही, दोनों में 50-50 हो गया। अभी पहले सिर्फ था ये मेल डोमिनेटेड डांस फॉर्म, पुरुषों के लिए अलाउड था। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सर, महाभारत के किसी एक ऐसे किरदार का नाम अगर आप बता पाएं जो आपको बेहद पसंद हो, या फिर जिसने आपके जीवन में कुछ एक चेंजेस लाए हों। मैं सीधा बोलना चाहूँगा आपको। मैं जब कॉलेज में पढ़ाई करता था, उससे पहले मैं बहुत दुष्ट था। मैंने अपना नेचर के बारे में खोल के बता रहा हूँ। दुष्ट मतलब कुछ बुरा करने की नहीं, लेकिन थोड़ा सा जैसे चुलबुल काम करते हैं ना, ऐसे ही मैं था। और मुझे बहुत से लोग गुस्सा करते थे, आज भी करते हैं, क्योंकि मेरा नेचर में सीधा सीधा बोलने वाला हूँ और साफ साफ। तो बदमाशी इतना करता था कि लोग मुझे पसंद नहीं थे। लोग गालियाँ देते थे, पापा पिटाई करते थे, रोज मेरी पिटाई होती थी। और जब कॉलेज में आया तो किसी ने शायद मुझे बोला कि तुम थोड़ा इस चीज़ के ऊपर पढ़ाई करो, तो मैंने भगवत गीता का पढ़ाई की।
सच्ची बात बोल रहा हूँ, खुले झूठ नहीं है। मेरी दुष्टता भगवद गीता जब मैं कंप्लीट कर लिया, पता नहीं कहाँ से यहाँ से परिवर्तन आया, क्या क्या सोचने लगा मैं। मेरी जीवन की पूरी जो वो थी ना, वो पूरी चेंज हो गई, हम्म, पूरी चेंज हो गई। ये एक्चुअली ट्रू है। हाँ, लोगों को समझना चाहिए कि ये है क्या चीज। एक बार इसके अंदर घुस जाओ ना, तो आपकी सारी जो व्यवस्था है ना, वो अपने आप चेंज हो जाता है, हम्म, बिल्कुल चेंज होता है। और महाभारत की कहानी की कथा आपने मुझे पूछा, हम्म। तो मैं कहूँगा कर्ण के जैसा कैरेक्टर महाभारत में दूसरा कोई है ही। क्या आपको लगता है कि कर्ण के साथ बचपन से ही हमेशा एक थोड़ा सा गलत ही होता हुआ आया? उसमें कर्ण का दोष नहीं है, हाँ, उसमें भगवान कृष्ण का दोष नहीं है, हाँ। उसमें बाकी लोगों का दोष नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कर्ण हमें बेचारा थोड़ा सा लगता है। भगवान ने ये भी बताया भगवत गीता में, हाँ, हाँ, चाहे मैं भी हूँ, हाँ, मैं भी इस धरती पे आया हूँ ना, हाँ। तो विधि जो होता है मेरे ऊपर होता है, विधि का भगवान विधान, से भी ऊपर विधि है। विधि का विधान जो। और विधि का विधान के अंदर मैं भी बंधा हुआ हूँ। हाँ, आप देख लीजिए भगवान कृष्ण, वो चाहते तो 1 मिनट किया, 1 सेकंड किया, उससे भी कम समय में महाभारत खत्म। हाँ। वो चाहते थे, सही, लेकिन उसने कर पाया क्या? भगवान ने किया नहीं किया ना, सही। करवाया, खुद करवाया सब, हाँ, खुद नहीं किया। हाँ, चाहते तो वो कर्ण को बचा सकते थे, हाँ, वो भीष्म को सर सजा जाने से पहले रोक सकते थे। हाँ। ये महाभारत की जो द्रौपदी वस्त्र होनी, वो भी रख, अगर उस समय उन्होंने उसको पूरा कपड़ा दे दिया उसकी सम्मान की रक्षा के लिए द्रौपदी को, भगवान कृष्ण, वो चाहते तो कुछ नहीं कर, क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। ये सिद्ध किया है कि चाहे खुद भगवान क्यों ना हो, विधि के ऊपर कोई नहीं है दुनिया में। ये आज भी सिद्ध है, आप देख लीजिए। हाँ। कोई माने या ना माने, भगवद गीता भगवान कृष्ण ने जो जो चीजें बताया है श्लोक के माध्यम से, अपने बयान के माध्यम से महाभारत में, उसी से ही समाज, परिवार, व्यवस्था, सिस्टम, देश, राजनीति, एवरीथिंग चल रहा है। अगर सी मायने में एनालाइज करेंगे तो। हम्म। सर बेशक सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। और शाम को सर आपका शो भी है, जी, वो भी सर देखने में। नहीं, मैं दूसरे को ये अपने आप को विराम देने से पहले बता दूं, मैं ऑन बिहाफ ऑफ आदित्य प्रसाद दास इस प्रोग्राम में आया हूँ एज ए कोरियोग्राफर। वो आने वाले थे, कुछ कारणवश वो आ नहीं पाए, मुझे दुख है कि वो आ नहीं पाए, और उन्हीं के स्थान में हम्म। उनके ऑन बिहाफ में ये सारा चीज़ देख रखा रहा। बेशक सर। ठीक। सर बहुत बढ़िया रहा आपसे मुलाकात करके। छाऊ नृत्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आई, बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए। दोस्तों, हमारा मकसद इस पॉडकास्ट को करने का ये था कि हमें छाऊ नृत्य के बारे में मालूम चले, हमारी संस्कृति जो फोक डांसेस हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, उनके बारे में मालूम चले। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे महान कलाकार, आर्टिस्ट और फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स और जितनी भी चीज़ें हमारी संस्कृति से जुड़ी हैं, वो आपके सामने पेश कर पाएँ। जुड़े रहिए इस पॉडकास्ट से। आगे इस पॉडकास्ट सीरीज में आपको और ऐसे ही लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, उनकी स्टोरीज जानने का मौका मिलेगा, और हमारी संस्कृति और सभ्यताओं की जो गाथाएं हैं उनके बारे में चर्चा करने का मौका मिलेगा हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं द वीर भारत पॉडकास्ट। नमस्कार।